नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़ेगो 2.0 में। और आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जो 2025 में आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्लास 12th का जो सोशोलॉजी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों 22 फरवरी को, उसका हम लोग VVI वायरल क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। और इससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी के साथ साथ आगे आप लोगों का पॉलिटेक्निक और सरकारी जॉब वगैरह के बारे में अभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। साथ ही जब आगे आप लोग बीकॉम या बीएससी या बीए से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो सब्जेक्टिव सोशोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, फिर पार्ट 2 में हम लोग लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशोलॉजी का ही। और एग्जाम तक आप लोगों का हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का 80% लगभग क्वेश्चन मेरा ही वीडियो से देखने को मिल सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें प्यारे दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट बार में कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए और ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव, ये आप लोगों का कमेंट पर निर्भर करेगा। क्योंकि जिस सब्जेक्ट का मार्क्स ज़्यादा होगा वही सब्जेक्ट का सबसे पहले हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को 22 तारीख को आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। साथ ही जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की अपलोड किया जाएगा, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति के बारे में पूछा गया बच्चों। तो इसको देखिए हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। हरित क्रांति का अभिप्राय है कृषि व्यवसाय में क्रांतिकारी नीतियों द्वारा सर्वांगीण विकास से है और इसका अंतिम लक्ष्य होता है कृषि फसलों का अत्यधिक या अधिकतम उत्पादन होता है। जिससे कहने का मतलब हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में कृषि फसलों का उत्पादन होता है। हरित क्रांति कृषि व्यवसाय में अधिक से अधिक और अच्छा अन्न उपजाने का एक प्रभावी आंदोलन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एक कोई सवाल और रहता है कि हरित क्रांति का जो जनक है सो पूरा विश्व में किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में किसे कहा जाता है, तो भारत में जो है सो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले उसको क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जजमानी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। ये जो जजमानी व्यवस्था है सो क्या है। सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए क्या, जजमानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यस्त करती है। यह अधिक प्रणाली के साथ यह आर्थिक प्रणाली के सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती है। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ, भाई जो है नाई जो है सो बाल काटने का काम करता है, चमार जो है सो जूते बनाने का काम करता है। इसी प्रकार सभी जातियां एक दूसरे के लिए जो है सो सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। यही इसी को हम लोग बोलते हैं जजमानी व्यवस्था। नहीं बोलते हैं, जैसे पंडित जी आता है तो बोलते हैं आया आओ जजमान बैठो, इस तरह से कब करके हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर देखिएगा आप लोग, जब नाई वगैरह आता है जिसको हम लोग नौवा ठाकुर बोलते हैं, तो वो सब जब आएंगे तो क्या करें, हम लोग बोलेंगे आओ जजमान बैठो, इस तरह से करके हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड। तो देखिए बच्चों वही है जजमानी व्यवस्था। देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, सती प्रथा क्या है। सती प्रथा एक ऐतिहासिक प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी, अपने पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य तरीके से आत्महत्या कर लेती थी। इसे एक विधवा के लिए अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रदर्शित करने का एक तरीका माना जाता था। जैसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा में मान लीजिए किसी का अगर पति जो है सो डेट कर गया, तो एक पत्नी को जो है सो क्या किया जाता था, ढोल और नगाड़ा के साथ जो है सो वो जिंदा आग में जो है सो उसको कूदना पड़ता था, दुपट्टा लेके इस तरह से करके, और वहां पे जो है सो उसको जिंदा जलाया जाता था। ये था सती प्रथा। इसी को जो है सो बंद करने का प्रयास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से। चलिए आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहले उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 2023 में पूछा गया था। लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने पर 100 1000 से भाग गुना करने पर किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या से। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। तो आगे देखिए इसमें आप लोगों को जो पूछा गया है,
एकाकी परिवार से आप क्या समझते हो? जो एकाकी परिवार है उसके मतलब या उसका तात्पर्य जो है सो क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकाकी परिवार में केवल 2 ही पीढ़ियों के सदस्य पाए जाते हैं। इसमें जो सो केवल 2 ही पीढ़ी का सदस्य रहेगा, पति पत्नी और उनके बच्चे ही एकाकी परिवार के सदस्य होते हैं, जो पति पत्नी है सो और उनके बच्चे। एकाकी परिवार में पति पत्नी तथा उसकी अविवाहित संतान को सम्मिलित किया जाता है। जो पति पत्नी होता है और अविवाहित जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, जब शादी हो जाता है तो क्या होता है, वो अलग हो जाता है। यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो भी शेष सदस्य एकाकी परिवार का निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और आज का क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और नेक्स्ट बार में आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ये आप लोगों का कमेंट पर निर्भर करेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही ये भी लिखिएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किस सब्जेक्ट का। तो देखिए इसमें क्या है, जनसंख्या नीति क्या है। तो जनसंख्या नीति से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए जनसंख्या नीति किसी विशेष देश या क्षेत्र के भीतर जनसंख्या वृद्धि, वितरण और संरचना को प्रभावित करने के लिए सरकारों या संगठनों द्वारा कार्यान्वित उपायों और रणनीतियों के सेट को संदर्भित करती है। जनसंख्या नीतियों का उद्देश्य जनसांख्यिकी चुनौती का समाधान करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उसके बाद और जनसंख्या के समग्र कल्याण में सुधार करना। तो ये सब परिभाषा हम लोगों को यहाँ मिलता है। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो आप लोगों को बार बार बता रहे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और शुरुआत में हम नहीं बोले हैं, उसका कुछ रीजन है, देख लीजिए इसमें क्या है। समुदाय की एक परिभाषा दें। समुदाय एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसमें कुल अंशों में हम की भावना होती है। क्या होता है, हम नहीं बोलते हैं, हम भारत के लोग, तो एक समुदाय तथा जो एक निश्चित भूभाग क्षेत्र में रहते हैं, जो एक निश्चित भू क्षेत्र में रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। आगे देखिए हम लोग देखते हैं खंड बी में आप लोगों से जो कुछ क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें, इस तरह से करके रहेगा। तो या फिर आप लोगों का जिस तरह से रहेगा कि इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होता है जाति और क्या होता है वर्ग, उसके बारे में पूछा गया है। जाति भारतीय सामाजिक संरचना की मूलभूत व्यवस्था और संस्था दोनों है। यह सामाजिक स्तरण का एक स्वरूप है जो जन्म से निश्चित होती है। भारत की एक मौलिक सामाजिक संस्था के रूप में जाति का प्रयोग जन्म के आधार पर एक सामाजिक विभाजन के संदर्भ में ही होता है। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो इसे जाति कहते हैं। वर्ग जो है सो जब जन्म से निश्चित होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाता है तो इस प्रकार के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार का विभाजन प्रत्येक समाज में पाया जाता है, ये आप लोगों को बता भी चुके थे। और आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर 9, समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभागिता है। जैसे मान लीजिए हम समाज शास्त्र का छात्र हैं, उसके लिए हम लोगों का क्या सहभागिता है या कैसा भाग होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारी भागीदारी में विषय वस्तु और अकादमिक समुदाय के साथ सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। सेमिनार चर्चाओं से भाग लेना और समाज शास्त्रीय अवधारणाओं और सिद्धांतों की अपनी समझ को गहरा करने के लिए प्रश्न पूछना, अंतर्दृष्टि प्रदान करना और बहस में शामिल होना चाहिए। समाज शास्त्र में व्यापक ज्ञान का आधार विकसित करने के लिए नियत पाठ, उसके बाद देखिए क्या है बच्चों, नियत पाठ के साथ है जनरल लेख और शोध पत्र पढ़ना चाहिए। समाज शास्त्रीय विचारों और तर्कों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए लेखन कौशल विकसित करना चाहिए। और उसी तरह से इसमें देखिए लंबा क्वेश्चन है, तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, नैतिक, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ कौशल विकास करना चाहिए। समाज शास्त्रीय अनुसंधान व्यवसाय अभ्यास में नैतिक सिद्धांतों को पहचान कर उनका पालन करना चाहिए। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। समान विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के साथ जुड़े समाज शास्त्र से संबंधित पाठशाला पाठ्योत्तर जो है सो गतिविधियों में संलग्न होने के लिए समाज शास्त्री संघों संगठनों में शामिल होना चाहिए। और उसी तरह से आगे आप लोगों का इसमें जो है सो देखिए क्या है, समान विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने और समाजशास्त्र से संबंधित पाठ्यपुस्तक अध्ययन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए समाजशास्त्री संघों संगठनों में शामिल होना चाहिए। समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमें अपने आप को जो सो विषय में डूबना, विभिन्न दृष्टिकोण की खोज करना, सामाजिक ज्ञान को बेहतर ढंग से समझें और अपने आसपास की सामाजिक दुनिया में योगदान करना भी हमारा क्या है, सहभागिता है, सहभाग है। और उसी तरह से अब हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है सब, तो उसके लिए आप लोग हतोत्साहित नहीं हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा है तो आप लोग 2 के एक स्पीड में कर सके देख सकते हैं।
क्योंकि आप लोग एक का स्पीड में कीजिएगा तो एक बार में जितना बार में वीडियो देखिएगा उतना आप लोग 2 बार में देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को ज़्यादा याद भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में समाज सुधारक आंदोलन के किन्हीं 2 प्रभावों का लिखें। जो भारत में समाज सुधारक आंदोलन जो चलाया गया उसके 2 प्रभाव को पूछा गया प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे समाज को धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों तथा अन्य कुरीतियों से मुक्त करने की प्रक्रिया को समाज सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है सो संरचनात्मक परिवर्तन लाए बिना वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव लाना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के 2 प्रभाव इस प्रकार है। भारत में जो है सामाजिक सुधार आंदोलन के 2 प्रभाव इस प्रकार है। सबसे पहले सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, उसके बाद महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। तो ये सब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। इसमें भारत में सामाजिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य में से एक गहरी जड़ वाली सामाजिक बुराइयों और प्रथाओं को मिटाना था। उदाहरण के लिए सती उन्मूलन, सती प्रथा आप लोगों को बताएं बहुत खराब था, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और कोई किसी के लिए जो है सो जिंदे क्यों जलाया जाएगा उसको। बाल विवाह, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसे आंदोलन ने पर्याप्त बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी तरह से इसका जो पॉइंट ख रहता है देखिए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की मुक्ति और आधिकारिकता के आंदोलन को गति मिली है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू जैसी शख्सियतों ने महिलाओं की शिक्षा, मताधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए नेतृत्व किया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, वही बोला है नेतृत्व किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते प्यारे दोस्तों, देखिए क्या है, शैक्षणिक अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा सहित महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी सवाल का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, पितृसत्ता की विशेषताओं का वर्णन करें। जो पितृसत्ता है उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में। जिन परिवारों में पिता या अन्य किसी पुरुष के नाम पर वंशावली चलती है तथा परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है, पितृसत्तात्मक कहलाता है। परिवार, भारत में प्रायः सभी सदस्यों पर पितृसत्तात्मक जो है परिवार पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार की क्या विशेषताएं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें जो इसका विशेषता पहला पॉइंट देखते हैं, ऐसे परिवार में परिवार का सारा अधिकार और शासन जो है सो पिता का होता है। उसके बाद परिवार के सदस्यों का वंश पिता की ओर से चलता है, ना कि माता की ओर से। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है जो है सो पितृसत्तात्मक के बारे में। ऐसे परिवार में विवाह के बाद विवाहित स्त्रियों को पति के घर जाकर जीवन भर रहना पड़ता है। ऐसे परिवार में पिता की संपत्ति पर प्रायः लड़कों का अधिकार होता है, ये हम लोग जानते हैं। और उसके बाद देखिए पहले दोस्तों आप लोगों को बताएं ना, सोशोलॉजी जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट को इसलिए बनाया गया हमको लगता है शायद ताकि आप लोगों का ज़्यादा नंबर आ सके। देखिए क्या है इसमें, हिंदुओं के पितृसत्तात्मक परिवार में लड़कों का महत्व इसलिए होता है कि वे पिता की मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे। क्षेत्रवाद जो है सो एक समस्या है कैसे। क्षेत्रवाद का अर्थ होता है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों जो अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज, धर्म आदि के कारण स्वयं को देश के अन्य लोगों से भिन्न समझते हो तथा अपने क्षेत्र के विकसित विकास की कामना तथा प्रयत्न करते हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे देखिए इसमें क्षेत्रवाद की एक जटिल समस्या क्योंकि क्षेत्रवाद की जो है सो जटिल समस्या देखिए इसमें क्या है, यह क्षेत्रीयता से जुड़ा है। उसके बाद क्षेत्रीय समूहों को अपनी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के अपार लगाव होता है। और इसी तरह से अब हम लोगों के बीच आता है जो इसका तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप लोग क्या है, यह सामंजस्य एवं सहयोग की प्रक्रियाओं को कमजोर करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह संकीर्ण मानसिकता पर आधारित होता है। ये जो है सो पूरा जो है सो मानसिकता पर आधारित होती है। यह असंतोष, कुंडा, आक्रोश तथा अभाव का प्रतिफल है। इसमें हिंसा की प्रवृत्ति है, इसमें जो है सो हिंसा की प्रवृत्ति देखा जा रहा है। और तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों का जो ये क्वेश्चन था सो क्वेश्चन नंबर आज का 13 है। देखिए इसमें क्या, श्रमिक आंदोलन का अर्थ क्या है। जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है मेरे द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। देखिए क्या है, श्रमिक आंदोलन श्रमिकों द्वारा उनके अधिकारों, बेहतर काम करने की स्थिति, कार्यस्थल में उचित व्यवहार की वकालत करने के लिए सामूहिक प्रयास को संदर्भित करता है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जिसका उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके आर्थिक सामाजिक कल्याण में सुधार करना। तो ये सब पॉइंट जो है सो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद श्रमिक आंदोलन का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि श्रमिकों को अपने श्रम के लिए उचित मुआवजे, एक सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण और सामूहिक रूप से अलग अपने रोजगार की शर्तों पर बातचीत करने की क्षमता का अधिकार है। उसके बाद देखिए क्या, एक साथ संगठित काम करके श्रमिक आंदोलन में श्रम कानूनों को आकार देने और दुनिया भर के श्रमिकों के जीवन में सुधार लेने में महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरह से अब हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, वैश्वीकरण की विशेषता लिखे। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, उसका विशेषता पूछा गया है। तो उसका विशेषता को देखिए हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका विशेषता को देखिए दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें देखिए क्या है, जब विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध या कम या समाप्त होने लगते हैं तथा सभी एक दूसरे को प्रौद्योगिकी और अनुभव का लाभ उठाकर अपना विकास करने लगते हैं, तब इस दशा को वैश्वीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण की विशेषताएं। आर्थिक विकास, वैश्वीकरण की जो विशेषता है सो आर्थिक विकास, विदेशी निवेश में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मिलन। तो इसका मिलान, इसका जो राइट मिलना, ये सब जो है सो ये सब मैंने इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया था, वैश्वीकरण की विशेषता पूछा गया था। और आज का हम लोगों के आगे जो रहता है सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख करें। जो भारतीय समाज है उसमें जो है सो पश्चिमीकरण का जो है सो क्या पड़ा है, प्रभाव है, उसका वर्णन करने बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है भारतीय समाज पर ये वाला हो गया। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते पहले दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पश्चिमीकरण देखेंगे। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में आए परिवर्तन सम्मिलित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों, तो पश्चिमीकरण था। उसके बाद भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। ये आप लोगों का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर छोटा आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बड़ा करके लिखना पड़ेगा, और नहीं छोटा आया तो आप लोग शॉर्ट में भी पार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों का पहला है उप सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं चिंतन व विचारों को अपनाना। पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमानों जिसे भारत के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार भारतीय पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में आए हैं। उसके बाद इनमें भारतीय बुद्धिजीवी की उप संस्कृति भी शामिल थी। उसके बाद उन्होंने न केवल पश्चिमी, यहाँ देखिए क्या है, उन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकार, स्वरूपों और जीवन शैली को स्वीकार किया, बल्कि इनका समर्थन और विस्तार भी किया। ये जो केवल जो है सो ना इनको स्वीकार किया है केवल, बल्कि उसका जो है सो क्या है, उसका विस्तार भी किया है। और इसी तरह से आगे हम लोग एक देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में इसमें देखिए पहले उसको क्या है, पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने में चिंतन उपयुक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लोग बहुत कम थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे, जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से अपना सोचना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक तत्वों में ऐसी चीजें शामिल थी, पोशाक, खाद्य पदार्थ या आम लोगों की आदतों और तरीकों में परिवर्तन, जिससे परिवर्तन होने लगे थे। निस्संदेह पश्चिमीकरण ने भारतीय जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। और इसी तरह से आगे हम लोगों का जो आता है सो पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है, शिक्षा पर प्रभाव। औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था आरंभ की जो धर्म और जाति के भेदभाव से अलग थी। इसके फलस्वरूप एक उन्नत शिक्षित वर्ग का अभ्युदय हुआ, जिसने भारतीय समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका अदा की। सदा ही अंग्रेजी शासन को चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक उपलब्धि की ही अनिवार्यता थी, क्यों न बनी रही। मतलब जो है सो शुरुआत से क्या हुआ, ऐसे सोच रहे थे अंग्रेज कि ज़्यादा के यहाँ के लोग अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो उसमें उसके बाद देखिए इसमें क्या है, वही है, अंग्रेजी शासन को चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक उपलब्धि की ही अनिवार्यता क्यों ना रही हो। इस बहाने भी तो अधिक संख्या लिखा है, अधिक संख्या लोग शिक्षित होने में को मुखातिब हुए हैं। इसमें भी देश में बौद्धिक जागरण एवं राष्ट्रवाद को बहुत जो है सो अंशों में बदल दिया गया है। कहने का मतलब ये है, पहले अंग्रेज ऐसा चाहते थे बच्चों कि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है, तो प्रयास करते थे कि आप लोगों को छोटा मोटा काम दिया, यहाँ से जहाँ भारतीय लोगों को क्या होता था, छोटा मोटा काम दे दिया जाता था, और जो बड़े बड़े पोस्ट है उसको अपने संभालते थे।
उसके बाद देखिए आगे पॉइंट क्या है, भारतीय कला साहित्य पर पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव, जीवन शैली एवं चिंतन, सांस्कृतिक बाह्य तत्वों के अनुकरण, शिक्षा के प्रति जागरूकता के साथ साथ भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। अनेक कलाकार रवि वर्मा, अविंद्रनाथ ठाकुर, चंदू मेनन सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों इसमें क्या है कर रहे थे। उसके बाद उदाहरण के लिए रवि वर्मा जैसे कलाकार की शैली, प्रतिथि और कलात्मक विषय को पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं दोनों ने प्रभावित कर लिया। देशज क्या होता है, एक देशज होता है जो अपने मूल देश का है उसको देशज बोलेंगे, और जो विदेशों से जिसका प्रभाव आया है उसको हम लोग जनरली विदेशज कहते हैं। और इसी तरह से आगे हम लोगों का जो क्वेश्चन रहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 रहता है। और क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देख पाते हैं इसमें क्या है, भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। जो भारत में जाति व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अटूट एवं महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसने समय समय पर लोगों के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है। तो इसी तरह से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख लेते हैं एग्जाम से पहले, तो कन्फर्म है कि आप लोगों को जो है सो काफ़ी मात्रा में याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा भी नहीं। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों को प्रभावित किया, ये जो है सो राजनीतिक दलों का तो क्या है पहला पॉइंट, भारतीय समाज जातिवाद पर आधारित हो गया। भारत का जो समाज है सो जातिवाद पर आधारित हो गया है। सभी प्रकार के निर्णय लेते समय जातिवाद का ध्यान रखना अनिवार्य होता है जा रहा है। उसके बाद जिससे समाज में व्यवस्था बनाने वाले अच्छे व कुशल व्यक्ति कम होते जा रहे हैं तथा नीति निर्माण में भी बाधा आती है। और उसी तरह से आगे हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है पॉइंट नंबर 2 में देखिए पहले उसको क्या है, भारतीय समाज संकुचित बन गया है। इसमें शुद्ध जातिगत स्वार्थों को सामाजिक स्वार्थों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है या दी जा रही है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है पॉइंट, आगे पॉइंट है जातिवाद के कारण आज देश में सर्वत्र हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। कहीं सिया सुनी तो जो कहीं सिया सुनी जो है सो क्या है इस्लाम धर्म वाला जो है, तो कहीं अकाली और निरंकारी संघर्षरत है। कहीं जाट व अनुसूचित जनजातियों में तो कहीं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में संघर्ष है। तो ये जो है सो आप लोगों को बताया गया किस प्रकार से समाज में जो है सो संघर्ष बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के जो है सो खिलाफ हो रहा है, तो किस तरह से उसके के बारे में बताया गया इसमें। और आप लोग बिल्कुल अपने भाषा में ही लिख सकते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कोई भी चीज़ को, क्योंकि आप लोग जो एक बार जो समझ जाते हैं उसको जो है सो भूलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रटे रहेंगे तो आपको भूलने की संभावना ज़्यादा है। जातिवाद पर आधारित समाज में जाति हितों का टकराव होने लगता है, जिसके कारण सारे समीकरण जातियों के आधार पर बनने लगते हैं। प्रत्येक जाति दूसरे जाति के लोगों को संदेह की है। उसके बाद देखिए दृष्टि से देखते हैं, जिससे जातीय वैमनस्य बढ़ रहा है और पारंपरिक जो है सो सद्भाव कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रत्येक दृष्टि से जो है सो जो बड़े लोग हैं जो छोटे लोग को जो है सो कम दृष्टिहीन से देखते हैं। कहने का मतलब अच्छे से उसको ध्यान नहीं देते या नहीं देखते हैं। उसके बाद देखिए वर्तमान भारत में अनुसूचित जनजातियों की परिस्थितियों का विवेचन करें। जो वर्तमान में अनुसूचित जातियां हैं, तो जनजातियां नहीं पूछा गया, अनुसूचित जातियां मतलब एससी, उसके बारे में वर्णन करने बोला है आप लोगों को। तो देखिए पहले दोस्तों वर्तमान भारत में अनुसूचित जाति की स्थिति एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी नौकरियों और निर्वाचित निकायों में आरक्षित सहित जो है सो कानूनी सुरक्षा, सकारात्मक कार्रवाई उपयोगों के बावजूद अनुसूचित जाति की स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए कुछ कुछ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के लिए कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 की ओर। सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता प्रथाओं, सार्वजनिक स्थानों तक सीमित पहुंच है, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से इनकार, इन सभी भेदभावों के प्रत्यक्ष रूप को कम करने में प्रगति हुई है। ये जो सो कहीं कहीं इसका जो सो फॉलो नहीं हो पाता, उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए आर्थिक विषमताएं क्या होता है। अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश कम वेतन और निम्न वर्गीय नौकरियों में लगे हुए हैं। सरकार की पहल से इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो पॉइंट रहता है आप लोगों का इसो से शिक्षा है। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जो जाति है उसमें साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। उसके बाद इसमें देखिए कि अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक परिणामों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। आरक्षण नीतियों ने शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद किया है। जो उसको आरक्षण मिल रहा है उससे जो है सो उनका जीवन स्तर जो है सो काफ़ी उठा है। उसके बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखते हैं। आरक्षण नीतियों ने राजनीतिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए प्रतिनिधित्व में काफ़ी वृद्धि की है। अनुसूचित जातियों के वास्तविक जो वोट है वो इलेक्शन में कुछ सीट होता है जो एससी के लिए एसटी के लिए फिक्स कर दिया जाता है,
उसी के बारे में बताया गया। वास्तविक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उनका राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सशक्तिकरण और अधिकार। तो क्या होता है सशक्तिकरण और अधिकार, देखते हैं। सशक्तिकरण और अधिकार अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियों को लागू करने, उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस आगे देखिए क्या है, आगे में आप लोगों से है सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों की स्थिति अभी भी गहरी सामाजिक आर्थिक विषमताओं को, असमताओं को दर्शाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूक शिक्षा, सुधार और अनुसूचित जाति समुदायों की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण में शामिल है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है, शामिल के बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जाति समुदाय की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण शामिल है। तो ये हो गया। और आगे जो हम लोगों के बीच आता है सो क्वेश्चन नंबर 18 रहता है। इससे पहले हम लोग 17 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्यारे बच्चों। और इसके बाद जस्ट कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये आप लोगों का कमेंट पर निर्भर करेगा, क्योंकि आगे का आप लोगों का जो सब्जेक्ट है कुछ कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो जिस वीडियो का डिमांड ज़्यादा होगा उसी वीडियो को सबसे पहले हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो नगरीय वर्ग संरचना अंग्रेजी शासन काल में पूर्व भारत अपने कुटी, देखिए क्या है कुटीर उद्योग, तो याद करते जाइए। पूर्व भारत अपने कुटीर उद्योगों और हस्तकौशल के लिए विख्यात था, जहाँ की बनी हुई वस्तुएं सारे संसार में निर्यात की जाती है। यहाँ एक वर्ड आया बच्चों निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है, जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हुआ और यहाँ से हम लोग जब दूसरे देश को भेजते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्यात। और आयात का मतलब होता है मंगाना और निर्यात मतलब होता है भेजना। और ये जो शब्द है सो दो देशों के बीच ही होता है। यूनान, मिस्र और रोम तक भारत के सूती कपड़े, हीरे जवाहरात के आभूषण और अन्य काला कारीगरी की वस्तुएं निर्यात की जाती है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया है। अंग्रेजों ने भारतीय कच्चे माल और श्रमिक में पूंजी निवेश किया है। उसके बाद आगे देखिए पहले उसको क्या है, तो आगे आप लोगों के बीच जो ये क्वेश्चन है, भारतीय जो है सो या भारत कच्चे और श्रमिकों की सहायता से पूंजी निवेश करता है। श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। प्रारंभ में निवेशकर्ता जो है सो अंग्रेज थे, उसके बाद किंतु बाद में भारतीय व्यापारियों ने भी जूट, चीनी, सूती वस्त्र उद्योगों में निवेश करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार एक नए पूंजी वाले वर्ग का उदय हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है, तो आगे इसमें देखिए क्या है, कुटीर उद्योगों का पालन ये सब हो गया, प्रारंभ हो गया, निवेशकर्ता वाला हो गया। उसके बाद व्यापारिक ने भी जूट, चीनी, सूती वस्त्र उद्योगों में निवेश करना जो है सो आरंभ कर दिया। इस प्रकार एक पूंजी वाले वर्ग का उदय होता है। नगरीय क्षेत्रों में दो वर्ग होते हैं, और जो दो छोटे व्यापारिक दुकानदारों का एक वर्ग था। शिक्षा प्रशासन से जुड़े लोगों और वकील, डॉक्टर, इंजीनियरिंग तकनीविद, प्रोफेसर, क्लर्क, ये सभी जो है सो इससे जुड़ा होना चाहिए, तब जाके हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ये सही है। और इसी तरह से आगे जो आप लोगों का पॉइंट रहता है सो इसमें देखिए उसी का पॉइंट है। तो कितना लंबा लिखेंगे आप लोग, देखिए जितना वर्ड में बोलेगा उतना लगभग आप लोग लिख सकते हैं। जिससे देखिए कार्मिक वर्ग भी दो उपवर्गों में बटे होते हैं। पहले वे जो संगठित उद्योगों में कार्य करते हैं और दूसरा वे जो गैर संगठित उद्योगों में काम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, स्वतंत्र भारत में नगरों में मध्यम वर्ग गांव के समृद्धि लोगों को अपने में सम्मिलित करता जा रहा है। श्रमिकों में उतनी चेतना नहीं जितनी स्वतंत्रता पूर्व थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नगरों में धनी वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग में समाज बटा हुआ है। तो ये जो है सो समाज का प्रकार है, यहाँ से थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद क्या है, ग्रामीण वर्ग संरचना। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में एक ग्रामीण वर्ग था जो कृषि पर निर्भर करता था। ग्रामीण समुदाय एक आत्मनिर्भर इकाई था। वे केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का ही उत्पादन कर पाते थे। उनके पास बच्चा नहीं था, अतः संपूर्ण समाज में निर्धनता रहता था। तो ये सब जो है सो ये आप लोगों का इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखें। जो स्वतंत्र भारत है उसमें महिला आंदोलन पर एक जो है सो क्या पूछा गया, निबंध पूछा गया। स्वतंत्र भारत में महिलाओं का आंदोलन पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर हासिल करने के लिए समर्पित एक एकता है। देश भर में महिलाओं ने लगातार सामाजिक मापदंडों को चुनौती दी है, लैंगिक समानता के लिए संघर्ष किया है
और न्याय की मांग की है। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसके बाद देखिए क्या, अमृत कौर जैसी अग्रणी महिला कार्य, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, अग्रणी महिला कार्यकर्ताओं के दूरदर्शी नेतृत्व से उभरा है। इन दिग्गजों ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसी तरह से आगे हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें जो है सो आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं, शिक्षा और सामाजिक सुधारों में उनकी भागीदारी की वकालत की थी। महिलाओं के लिए अधिकारों और सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण था। कानूनी सुधारों की वकालत करने में महिला आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और यही सब पॉइंट जो है सो आप लोगों को लिखना है। अगर एक बार में समझने में दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, 2 के एक स्पीड में देखिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने प्रचलित देश भावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देते हुए महिलाओं को पैतृक संपत्ति समान अधिकार किया। उसके बाद इसमें देखिए बाद में सुधारों ने, देखिए यहाँ पे क्या है, बाद में किधर गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो यहाँ पे है, तो ये आप लोगों के बीच यहाँ पे है, बाद में सुधारों ने दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे न से। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आगे भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और इसमें उसके बाद आगे देखिए हम लोगों का क्या है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, जैसे महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कानूनी सुधारों से लेकर राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक इसने इसने जो है सो नकारात्मक बदलाव किया है और लैंगिक असमानता को चुनौती देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है सो अच्छे लगे होंगे और आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर डाउट है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।